औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ब्रीफली बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्टरी क्लास में हम ऑलमोस्ट बायोकेमिस्ट्री को कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टच यह भी देंगे। लेकिन आज के लेक्चर में ओवरऑल जो डिस्कशन होगा वो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री के हवाले से होगा कि बायोकेमिस्ट्री के क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। So question arise that what is biochemistry? If you know that biochemistry is the study of the structure, composition and chemical reactions of a substance in living system. Living system mean organism. organism में क्या होता है, अगर हम देख लें तो organism जो है वो नॉर्मली सेल से बने होते हैं। सेल मिलकर टिश्यूज आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम, इस तरह पर organism जो है वो बन जाता है। लेकिन अगर हम देख ले जो सेल है वो भी किसी चीज़ से बनी होती है, मेन किसी केमिकल कंपोनेंट से वो बनी होगी, कोई केमिकल मालिक्यूल जिस तरह प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो हमने क्या करना है, इन्हीं मालिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखना है, फिर उनका कंपोजिशन देखना है कि इनका कंपोजिशन वो किस चीज़ से बना है, एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस। और ये जो सब्सटेंसेस है ये केमिकल रिएक्शन में किस तरह वो रिएक्ट करते हैं, हिस्सा किस तरह लेते हैं इन अ लिविंग सिस्टम, जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, सो ऐसे क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नॉर्मली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, बाय कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इट मेक बायोकेमिस्ट्री। सो ऐसे जो है वो बायोकेमिस्ट्री बनती है। ठीक है ना। नाउ अगर हम देख लें इसके बायोकेमिस्ट्री की जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं। सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एट द मोलिकुलर लेवल ऑफ ऑल ऑफ द केमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द लिविंग थिंग्स, लिविंग सेल्स। सो जो हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री है इसकी मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि इससे हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं किस चीज़ की, एट मोलिकुलर लेवल, वो भी मोलिकुलर लेवल पर, ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर जितनी भी केमिकल प्रोसेस रन होते हैं वो हम मोलिकुलर लेवल पर अच्छी तरह बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, सीख भी सकते हैं। सो बायोकेमिस्ट हैव sought to isolate the numerous molecules found in the cells. सेल है, सेल किस चीज़ से बने हैं, सेल के अंदर कौन से मालिक्यूल है, किस टाइप की मालिक्यूल्स हैं, ओवरऑल सब की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है, ये इंफॉर्मेशन हमें बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट के थ्रू मिली है। जिस तरह कोई सेल है उसके अंदर कोई मालिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, फिर वही मालिक्यूल किस तरह के फंक्शन वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, उनके एनालिसिस किस तरह हम करेंगे, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम बायोकेमिस्ट्री से जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम देख लें तो बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द फॉर्मेशन, अबाउट द फंक्शन, अबाउट द डिफिशियंसी एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो यहाँ पर लिपिड्स के जिक्र भी हम कर सकते हैं कि ओवरऑल इन ये एंजाइम है, एंजाइम का ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उनकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, वो फिर किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी डिफिशियंसी से किस तरह की डिजीज़ काज हो सकती है, और फिर उनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे ओवरऑल। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी सेम इज द केस विद प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एट्सेट्रा। सो ये ओवरऑल डिस्कशन में हेल्प हो कौन कराता है, ये हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो बायोकेमिस्ट्रीज ऑब्जेक्टिव्स इसके साथ और भी है। जिस तरह फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, इसकी मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वो क्या है, टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड, to study and understanding the structure and property of substances constituting the framework of cells and tissues. In simple word, cells हैं, tissues है या organ, वो जिस चीज़ से बने होते हैं हमने वही सारा कुछ कहाँ स्टडी करना है, बायोकेमिस्ट्री में। सो बायोकेमिस्ट्री ऐसा ब्रांच है जो हमें अच्छी तरह से मीन कोई सेल है वो किस चीज़ से बनी है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, अगर हमने उनको स्टडी करना है या अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है, सो वो सेल कौन से केमिकल कंपोनेंट से बनी है, ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से हासिल हो सकती है, फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। सो इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कंस्टिट्यूटिंग द फ्रेमवर्क ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। नाउ सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव बायोकेमिस्ट्री की क्या है, टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। टू टर्म है यहाँ पर, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस which enter the cells as a source of energy and leave the cell as a waste product। मीन कोई ऐसा मालिक्यूल है
जिस तरह एटीपी वो सेल के अंदर एंटर हो रही है, तो एटीपी से नॉर्मली हमारे सेल जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो एटीपी से ही एनर्जी गेन करते मीन हासिल करते हैं। सो एटीपी सेल में जब एंट्री लेती है और या कोई वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, सो जब ये सिंथेसाइज होते हैं तो ये सेल से बाहर जाएंगे। सो इनका अगर हमने इनको स्टडी करना है, इनके स्ट्रक्चर देखने हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ देखने हैं, सो ये हम इजीली इसी के थ्रू जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। सो इट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नाउ थर्ड वन, बायोकेमिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, के एंजाइम किस तरह कोई एक्टिविटी, कोई कैटालिटिक एक्टिविटी किस तरह वो परफॉर्म करते हैं, एंजाइम किस तरह सब, लेट सपोज यहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वो एंजाइम के एक्टिव साइड से किस तरह वहाँ पर किस तरह अटैच होते हैं, किस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, एंजाइम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यानी सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। फिर जब ये सबस्ट्रेट आ जाए तो ये एंजाइम के साथ किस तरह बॉन्ड मीन उनके साथ अटैच हो सकते हैं, अटैचमेंट के बाद ये किस तरह एक्टिविटी वो परफॉर्म होती है। सो ओवरऑल कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम जो है वो भी हम थ्रू बायोकेमिस्ट्री इजीली स्टडी कर सकते हैं। Now fourth one is to study process that convert diet into compounds which are characteristics of the cells of a given species। मीन कि हम जब कोई खुराक, कोई डाइट लेते हैं तो वो जो खुराक होता है, डाइट होता है, वो फिर डिफरेंट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस में उसकी कन्वर्जन होती है, जिस तरह रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस या फिर फिनोसाइटोसिस, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाइट जो है वो लेते हैं, सेल डाइट लेते हैं, फिर क्या करते हैं, सेल उसकी डाइजेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम, वहाँ पर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू उसकी डिग्रेडेशन के बाद वही सारा कुछ जो सेल के लिए रिक्वायर्ड होता है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फिर उस तरह एक्सक्रीट, इस तरह फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, या सेल के अंदर कोई अर्गेनिली है जो अच्छी तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी डिग्रेडेशन भी इस तरह होती है। सो इन सिंपल वर्ड, जो बायोकेमिस्ट्री है इनमें सब्सटेंस किस तरह कन्वर्ट होते हैं इनसाइड द सेल, या उसी सेल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे कि वो किसी डाइट को किसी स्पेशल कंपाउंड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो ये सारा कुछ हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जो है वो सीख सकते हैं, और ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिफ्थ वन जो है टू स्टडी दी मैनीफोल्ड एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द लिविंग सेल्स। मीन कि एक सेल है उसमें किस तरह एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं, एरोबिकली वो प्रोड्यूस होते हैं, एनएरोबिकली प्रोड्यूस होते हैं। अगर एरोबिकली होंगे तो वहाँ पर कौन से प्रोसेस होते हैं, जिस तरह ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या अगर एनएरोबिकली है तो वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस और फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो भी है वो वहाँ पर प्रोसीड होता है। सो अगर हमने यही प्रोसेस जो है वो स्टडी करना है तो वो फिर हम इजीली बायोकेमिस्ट्री के थ्रू समझ सकते हैं। सिक्स वन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी वो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस, कि किस तरह करेक्टरिस्टिक्स वो फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, सिंपल करेक्टरिस्टिक्स किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, वो इस तरह डिजीज़ काजिंग जो जीन्स होते हैं वो किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म कैरियर किस तरह बनता है, कोई ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड किस तरह बनता है। सो ओवरऑल केमिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस वो भी इसी के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं। Now, the knowledge of biochemistry is essential for all the sciences of life। मीन के बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज ये क्या है, जितनी भी साइंसेस के ब्रांच हैं उनके लिए वो एसेंशियल है, इसके बगैर हम उनके ऊपर कोई कमांड हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह अगर हम देखें बायोकेमिस्ट्री की जो नॉलेज है वो जेनेटिक्स के लिए भी ज़रूरी है, बायोकेमिस्ट्री के का नॉलेज जो है वो फिजियोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है, इस तरह इम्यूनोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है, और साथ में फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी के लिए भी ज़रूरी है। किस तरह आइए देखते हैं यहाँ पर। अगर हम देख लें जेनेटिक्स में नॉर्मली हम किस चीज़ का जिक्र करते हैं, जीन्स या फिर डीएनए या फिर क्रोमोसोम। सो जीन्स, डीएनए या क्रोमोसोम ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड से बने होते हैं। अगर कोई बंदा उसे इंफॉर्मेशन है अबाउट जीन्स के बारे में, अबाउट डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, या जीन किस चीज़ से बने होते हैं, जिस तरह न्यूक्लियोटाइड। सो द बायोकेमिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑक्यूपाई अ फंडामेंटल टाइट प्लेस इन जेनेटिक हर्ट। अगर उसका जेनेटिक के ऊपर कमांड है तो वो किस बेस पर होगा, बायोकेमिस्ट्री के बेस पर। अगर उनके पास बायोकेमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो तब जाकर वो एक अच्छा जेनेटिक्स जो है वो भी बन सकता है। सो इसके लिए एक अच्छा बायोकेमिस्ट्री बनना ज़रूरी है।
इस तरह अगर हम देख ले फिजियोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री का फिजियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। इट इज़ द साइंस ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग सिस्टम। फिजियोलॉजी में नॉर्मली हम इंटरनल बॉडी जितनी भी आर्गन है, सेल है, टिश्यूज़ हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब कुछ हम कहाँ पर डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में। सो दिस इंक्लूड हाउ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, सेल्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स कैरी आउट द केमिकल और फिजिकल फंक्शंस दैट एग्जिस्ट इन अ लिविंग सिस्टम। सो वो वहाँ पर वो फंक्शन जो होंगे, ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा, किसी चीज़ की एंट्री होगी सेल में, किसी चीज़ की एग्जिट होगा, कोई चीज़ रिक्वायर्ड मीन कि एक कम्प्लेक्स प्रोसेस वहाँ पर रन होते हैं। सो वो सारे प्रोसेस वो कौन परफॉर्म वहाँ पर किस वजह से परफॉर्म होते हैं, केमिकल्स की वजह से। सो अगर हमें फिजियोलॉजी का मीन हमने अगर फिजियोलॉजी की इंफॉर्मेशन लेने हैं तो इसके लिए भी हमारे पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री की। इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पर क्या होता है, इंटरेक्शन है एंड मीन बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या करता है कि जब कोई एंटीजन, कोई पैथोजन या कोई पैरासाइट जो भी है वायरस, वो जब बॉडी में एंटर होता है तो उनकी कोशिश होती है कि वो क्या करे, बॉडी में कोई डिजीज़, कोई डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर ले। तो तब जाकर हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और डिफरेंट एंजाइमेटिक, डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है टू दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन। सो ये क्या है, कंप्लीट एक केमिकल प्रोसेस है। So a branch of biomedical sciences that covers the study of all aspects of the immune system in all organism। मीन के इन सिंपल वर्ड इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं, ओवरऑल इंफॉर्मेशन गेन करते हैं अबाउट द इम्यून सिस्टम इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह उनका इम्यून सिस्टम किसी फॉरेन पार्टिकल को या फॉरेन एजेंट को क्या करते हैं, किल करते हैं केमिकली, एंजाइमेटिकली या सेलुलर लेवल पर। सो वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन हम फिर बायोकेमिस्ट्री उनके साथ उनका लिंक है। It also deals with the physiological functioning of the immune system and state of both health and diseases। इसके साथ अगर हम देख लें फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स, उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह होती है, उसको हम किस तरह बनाते हैं, वो किस डिजीज़ के लिए हम वही ड्रग्स जो है वो यूज़ करेंगे, और आल इसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में डील करते हैं। सो अगर हम देख लें, फार्माकोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन अ सॉलिड नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मीन के मेन फार्माकोलॉजी जो है उनका मेन डिपेंड किस चीज़ के ऊपर, पर है, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर पर है, ठीक है ना। अगर बायोकेमिस्ट्री ना होती तो फार्माकोलॉजी जो है वो नहीं वजूद में नहीं आ सकती थी, उनके क्रिएशन जो है वो बिल्कुल नामुमकिन था। सो बायोकेमिस्ट्री बेस्ट है। और साथ में बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ फिजियोलॉजी भी, क्योंकि जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो तो सेलुलर या ऑर्गन लेवल या टिश्यू लेवल पर परफॉर्म होते हैं। सो अगर हमें फिजियोलॉजी का पता हो तो तब जाकर हम कोई ड्रग उसी के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन पार्टिकुलर ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय आवर ऑर्गेनिज्म with reactions that are catalyzed for enzymes। इसके साथ अगर हम देख लें, a reciprocal relationship between biochemistry medicines has stimulated mutual advances। ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड आ रहा है वहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है बिटवीन बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन्स, बायोकेमिस्ट्री और साथ साथ जो इस तरह जस्ट लाइक जेनेटिक्स है उनके अंदर रेसिप्रोकल करेक्ट रिलेशनशिप क्या हो सकता है। सो वो यहाँ पर इंशाल्लाह कवर करेंगे। जिस तरह टू मेजर कंसर्न फॉर वर्कर्स इन हेल्थ साइंसेज आर, वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। सेकंड वन क्या है, द अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर हम देख लें जो हेल्थ साइंसेज हैं उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनका कंसर्न जो है वो मेन इन दो चीज़ के ऊपर होती है। वन इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ को हमने किस तरह अंडरस्टैंड करना है और हम इसको किस तरह मेंटेन करेंगे अच्छी तरह से। दूसरा, द अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज़। अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसको भी हमने समझना है और उसके लिए एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो भी क्या करना है, तैयार करना है। सो ये ओवरऑल कंसर्न होता है हेल्थ साइंस में किसी वर्कर का। Now, biochemical studies have illuminated many aspects of health and diseases, like the study of various aspects of health and diseases has opened up new areas of biochemistry. Some example of this two-way streets are shown in a figure। नेक्स्ट में देखते हैं, फिर इसी का समझ जो है वो इसी तरह आ जाएगा। जिस तरह अगर हम देख ले बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन्स, अगर हम देख ले
बायोकेमिस्ट्री उनका नॉलेज जो है वो जेनेटिक्स के लिए, अगर हम बात करें किस चीज़ के ऊपर, न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है, जो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। न्यूक्लिक एसिड नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना होता है, पेंटोज शुगर, साथ में फास्फेट ग्रुप और उसके साथ नाइट्रोजीनियस बेसिस, इससे न्यूक्लिक एसिड जो है वो बनते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री में हम न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इसका जिक्र करते हैं। सो अगर हम मेडिसिन की तरफ आ जाए तो न्यूक्लिक एसिड जो है, अगर हम देख ले जेनेटिक डिजीजेस, अगर न्यूक्लिक एसिड जिस तरह डीएनए है उसमें कोई चेंज आ जाए तो उससे डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीजेस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, और वो फिर हेरिटेबल भी होते हैं, वो फिर ट्रांसफर भी होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो इनके दरमियान क्या है, वो लिंक है न्यूक्लिक एसिड और जेनेटिक डिजीजेस के साथ। इस तरह प्रोटीन, अब सिकल सेल एनीमिया ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हेमोग्लोबिन का शेप क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल वन। सो इससे एक डिजीज़ कॉज होती है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और अब इसके अगर हमने ट्रीटमेंट करना है तो इसके लिए हमने प्रोटीन यूज़ करने हैं, प्रॉपर प्रोटीन मीन ट्रीटमेंट करना है। किस लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर हमने इसका ट्रीटमेंट करना है। सो सिकल सेल एनीमिया, इसका हमें पता कैसे चला कि ये प्रोटीन की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। ठीक है, मेन जब हेमोग्लोबिन की शेप में चेंज आ जाए तो उस वजह से ये डिजीज़ काज हो सकती है। इस तरह अगर हम देख ले लिपिड्स, सो लिपिड्स की वजह से एक डिजीज़ काज होती है जिसे कहते हैं एथेरियोस्क्लेरोसिस, कंडीशन वेयर ब्लड वेसल्स बिकम नैरो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स, जिसकी वजह से वो डिजीज़ काज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एथेरियोस्क्लेरोसिस। इस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से डायबिटीज मेलिटस, जिसे सिंपल वर्ड हम शुगर कहते हैं, ठीक है, वो भी काज होते हैं। जब इंसुलिन की लेवल कम हो जाए तो तब जाकर डायबिटीज मेलिटस काज होता है। सो हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो बायोकेमिस्ट्री है और मेडिसिन है, इनके दरमियान रेसिप्रोकल कोई इंटरेक्शन है जिसके थ्रू हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगर मेडिसिन मेडिकल इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के पास बायोकेमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन जो है वो हो। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, फिर इसके बाद आते हैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री की तरफ कि न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री में इनका क्या रोल है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन, इनका भी रोल है। अब वो किस तरह है यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट वन है कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ ये थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है, प्रोटीन का, और फैटी एसिड्स इस तरह मिनरल्स का क्या रोल है। सो अगर हम देख लें, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट प्रोवाइडिंग एनर्जी एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स हम फिर कहाँ से हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम राइस, पोटैटोज, ब्रेड, वेजिटेबल्स, रेज, पास्ता, केक एट्सेट्रा। यहाँ से हम इजीली कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। सेकेंड वन क्या है, प्रोटीन। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द ह्यूमन सेल्स। अगर हम देख लें जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं मोस्टली उनका स्ट्रक्चर वो बने होते हैं प्रोटीन से। अगर हम देख लें हमारे ह्यूमन सेल, अगर ह्यूमन बॉडी का अगर हम देख लें, ह्यूमन सेल हैं उनके अगर हम स्ट्रक्चर देख लें तो मोस्टली 70% जो है वो किस चीज़ से बनी होती है, प्रोटीन से। सो इस तरह अगर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज़ देख ले, आर्गन देख ले एंड ह्यूमन सेल्स देख ले, तो वो सारे ये सारे किस चीज़ से बने होते हैं, मेनली प्रोटीन से बने होते हैं। और ये प्रोटीन हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम फिश, एग्स, चीज़, लैम्ब, चिकन एट्सेट्रा। नाउ फैटी एसिड्स, अगर फैटी एसिड्स की इंपॉर्टेंस हम देख लें, फैटी एसिड्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ह्यूमन बॉडी एंड सर्व लाइक एनर्जी स्टोर। और ये फिर हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम बटर, ओलिव ऑयल, मिल्क, फिश ऑयल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर इसके बाद है मिनरल्स। सो अगर हम देख रहे हैं, मिनरल्स आर एसेंशियल टू द न्यूट्रिशन ऑफ द सेल्स। किस तरह वो एसेंशियल है, द फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम एंड द डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, मिनरल कैल्शियम क्या है, इस तरह एक मिनरल है जो 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 कि बोन के लिए और टीथ के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए भी ज़रूरी है, मसल्स कंट्रैक्शन के लिए, मसल कंट्रैक्शन में भी इनका अहम ही रोल है। इस तरह दूसरे मिनरल्स भी आप लोग देख सकते हैं कि उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो ये मिनरल्स हम कहाँ से लेंगे, ये हम मिल्क से भी लेते हैं, कैल्शियम मिल्क में मौजूद होता है, एप्पल से भी ले सकते हैं, बनाना, इस तरह शेल फिश हो गया, ऑनियन हो गया, तो वहाँ से हम इजीली मिनरल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है विटामिन्स। द विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द ह्यूमन बॉडी विद अ लॉट ऑफ डिजीजेस। मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना,
जिस तरह विटामिन सी का मेनली रोल है इन इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इस तरह अगर हम देख लें विटामिन की डिफिशियंसी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर भी क्रिएट हो सकते हैं, जिस तरह रैकेट्स नहीं, जो स्कर्वी डिजीज़ है, बोन की जो डिजीज़ जहाँ जिसमें जो गम्स है वहाँ से ब्लीडिंग होती है। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करते हैं। इस तरह विटामिन विजन के लिए भी ज़रूरी होते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन में भी इनका अहम ही रोल है। सो ये फिर हम कहाँ से हासिल करेंगे, फ्रॉम फूड, फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल एट्सेट्रा। The deficiency in the diet of a particular vitamin can lead to a specific disease। जिस तरह स्कर्वी विटामिन सी की वजह से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन सी की वजह से फिर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो है वो विटामिन सी की वजह से वो क्रिएट हो सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देख ले डिबिलेटिंग माल न्यूट्रिशन, जिससे काज होते हैं क्वाशियारकर, ये प्रोटीन डिफिशियंसी होती है। माल न्यूट्रिशन की वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो उनके बिल स्टॉमिक होते हैं वो स्पोलन और इनके बॉडी जो फिजिक वो बहुत ही वीक, ये पेशेंट जो है बहुत ही वीक होते हैं, ये अच्छी तरह ये फिजिकली बहुत ही वीक होते हैं और ये डिजीज़ जो है मेनली माल न्यूट्रिशन की वजह से काज होती है। सो इनमें अगर प्रोटीन की कमी आ रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी आ रही है, मिनरल्स की कमी आ रही है, या फिर फैटी एसिड है या विटामिन है, सो इसकी वजह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसऑर्डर जो है वो फिर क्रिएट होंगे, अफेक्टिंग इन्फेंट्स हु डिपेंड दीज प्लांट्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो पेशेंट है इसमें मेनली प्रोटीन की डिफिशियंसी आ जाती है और जो डिजीज़ काज होती है उसे कहते हैं क्वाशियारकर। नाउ अगर हम देख लें अ बिग कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा, जब हमारे बॉडी में मीन डिस्टर्बेंस के ऊपर बात हो रही, माल न्यूट्रिशन के ऊपर बात हो रही, अगर क्या हो जाए कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो हाई हो जाए, या फिर हम डाइटिक भी हो, मीन के डाइट हम फिट डाइट ले रहे हैं, या इन्वायरमेंटल कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ काज होती है जिसे कहते हैं एथीरियोस्क्लेरोसिस। और वो सम कंडीशन ऐसी भी है जिसमें एथीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो जेनेटिकली होती है। सो मेन अगर आप लोगों ने ख़ुद को इनसे बचाना है तो इस वजह से आप लोगों को अपनी डाइट का जो है वो अच्छी तरह से ख्याल रखना है। ज़्यादातर लिपिड या फैटी जो खुराक है, डाइट है, उसे परहेज़ करना है, तब जाकर एथीरियोस्क्लेरोसिस आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इट आल्सो ट्राइज टू एक्सप्लेन लाइफ इन टर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग अदर साइंसेज इज एनाटॉमी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फार्मेसी एट्सेट्रा। Importance of biochemistry in medicines, अगर हम देख लें द यूरोपियन फेडरेशन फॉर medicinal chemistry says that the biochemistry is a guide to drug discovery and for its application। मीन के बायोकेमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो उससे हम कोई ड्रग वो क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। ये एक गाइडेंस है जिसके थ्रू हम ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं और उसको फिर अप्लाइड भी कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन जो है वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के इंफॉर्मेशन नॉलेज से हम गेन कर सकते हैं। जिस तरह द मॉर्फिन इज़ अ ड्रग दैट रिड्यूस द पेन इन टर्मिनल कैंसर। नॉर्मली हम टू रिलीव पेन, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ड्रग यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मॉर्फिन। सो मॉर्फिन क्या है, इसकी डिस्कवरी और इसकी एप्लीकेशन वो बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से हम इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ द बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड the biochemical changes and related physiological alternation in the body। The pathology of the disease is studied through biochemical changes। ये ऑलरेडी हम पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हमारे बॉडी में जब एंटीजन एंटर होता है तो किस तरह वहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, डिफरेंट इम्यून सिस्टम होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और वो फिर क्या करते हैं, कलेक्टिवली उसी पैथोजन या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो चेंजेस आते हैं वहाँ पर। सो ये चेंजेस किस तरह हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। द पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज स्टडीज थ्रू बायोकेमिकल चेंजेस। Now, in the present scenario, many people rely on taking multivitamin and minerals for better health। The functions and the role of vitamin is described only by the biochemistry। There are many disorders due to hormonal imbalance and especially women and children। अगर हम देख लें तो हार्मोन क्या है, कोई केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है,
किसी खास फंक्शन को, किसी बॉडी में किसी खास फंक्शन को क्या करता है, वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर क्या हो जाए कि हार्मोनल मीन रिक्वायर्ड अमाउंट से उसकी बॉडी में उसकी फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो रहा है, तो उसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो आ जाती हैं। नॉर्मली जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल है ड्वार्फिज्म का, सोमेटोट्रोफिन जो ग्रोथ हार्मोन जिसे हम कहते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन है इसकी प्रेमेटिव स्टेज, जब चाइल्ड उसकी प्रेमेटिव स्टेज में उसकी ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी आ जाए, तो उसी चाइल्ड में जो उनका ग्रोथ है वो फिर रिटार्ड हो जाता है, ड्वार्फिज्म। इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ और भी डिसऑर्डर है, जब क्या हो जाए हार्मोनल इम्बेलेंस आ जाए तो उस वजह से वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर जो है वो फिर काज हो सकते हैं। सो हार्मोन इज़ आल्सो अ केमिकल सब्सटेंस, और इसके इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिले हैं, फ्रॉम अ बायोकेमिस्ट्री। Now, importance of biochemistry in nursing. Biochemistry is of great use within the field of nursing, with many practical applications that can assist you in becoming a better nurse. Like what? Using biochemistry can be helpful in the nursing profession, allowing the nurse to determine how much medicine should be prescribed. मीन कोई डिसऑर्डर है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर तो लेते हैं, लेकिन उसका एक डोज होता है, कितने लेवल में आपने वो देना है उस पेशेंट को, आर गिवन टू ईच पेशेंट दे एनकाउंटर, और साथ में नोइंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड मिक्सिंग सेड द ड्रग्स, और साथ में ये भी पता होता है बायोकेमिस्ट्री के इंफॉर्मेशन के थ्रू, बायोकेमिस्ट्री से हमें ये भी पता चल सकता है कि जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बॉडी में किस तरह वो रिएक्ट कर रहा है, हमने इस तरह इसको किस चीज़ के साथ मिक्स करना है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री से इजीली हम हासिल कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशनल हवाले से अगर हम देख ले, जिस तरह एग्जांपल है वाटर का, सो वाटर इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड आल्सो फॉर ऑप्टिमम intake of many chemicals like vitamins, minerals, essential fatty acid, वो हम वाटर के थ्रू इजीली क्या कर सकते हैं, उनका इंटेक कर सकते हैं। The nutrients value of food material can also be determined by chemical test। जिस तरह यहाँ पर क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं, साथ में फिशेस हैं, सो मीट भी है। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर इनका न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे कि इसमें किस चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, प्रोटीन का ज़्यादा है, लिपिड्स का ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें, विटामिन है कि नहीं है, प्रोटीन माइनरल्स है कि नहीं है। सो ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट, और वो हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मेसी। अगर हम फार्मेसी में हम नॉर्मली क्या करते हैं, ड्रग्स उनको डिज़ाइन भी करते हैं। सो ड्रग्स गिव इन आइडिया ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन, कि ये किस चीज़ से ड्रग्स को हम डिज़ाइन करेंगे, किस किस की कम्बिनेशन से ये ड्रग जो है वो बनेगा। इट चेंज ऑफ डिग्रेडेशन विद वेरिएंट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर से ये डिग्रेड होता है। हाउ ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जब हम ड्रग्स ले लेते हैं तो किस तरह ये ड्रग्स हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाते हैं, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो फिर यूजफुल इफेक्ट जो है वो फिर शो करते हैं। सो ये ऑल इन्फॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री से हम हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। यहाँ पर ऑलरेडी हमने तो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो काइंडली ये वीडियो फिर से देखें, या फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग अगेन मुझसे व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।